नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर है खरीफ एमएसपी के लिए। खरीफ फसलों की एमएसपी का ऐलान हो चुका है और एमएसपी में जबरदस्त बढ़ोतरी 2022-23 सीजन के लिए की गई है। धान की जो एमएसपी है उसमें करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। बाजरा में भी 100 रुपए प्रति क्विंटल की। उड़द, दाल और तिलहन, दलहन और तिलहन की जो एमएसपी है खरीफ सीजन के लिए उसमें जोरदार बढ़ोतरी की गई है। 15 से 20% तक की भी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार का फोकस है कि दलहन और तिलहन का देश में उत्पादन बढ़ाया जाए। उड़द में 300 रुपए क्विंटल, उड़द का जो पुराना एमएसपी था वो 63 रुपए के आसपास था, उसे बढ़ाकर 6,600 रुपए कर दिया गया है। मूंग में 480 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। पुराना था वो 7275 था, 7,275 रुपए था, उसे बढ़ा दिया गया है। मूंग की एमएसपी अब बढ़कर 7,755 रुपए हो गई है। तुअर देखिए 6,300 2021-22 सीजन के लिए था, जिसे बढ़ाकर अब 6,600 रुपए कर दिया गया है। वहीं जो तिलहन की एमएसपी है, जो खरीफ तिलहन फसलें हैं जिसमें मूंगफली है, यहां भी 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सूरजमुखी में 385 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सोयाबीन की एमएसपी में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नहीं, अच्छी खासी बढ़ोतरी तिलहन और दलहन की फसलों में, साथ ही मोटे अनाज की एमएसपी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए इस पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ सिराज हुसैन साहब होंगे, जो पूर्व सेक्रेटरी हैं, पूर्व एग्री सेक्रेटरी हैं। लेकिन राजीव जी, क्या लग रहा है इन सरकार के इन कदमों से एग्री किसानों को फायदा होगा और एग्री कमोडिटीज पर क्या असर देखने को मिल सकता है, खासकर जो कॉटन में या तिलहन वायदा पर? देखिए, ऑलरेडी तिलहन का इस बार वैसे ये बताया जा रहा है कि रकबा काफी बढ़ा है पहले से, और एमएसपी के बढ़ने से डेफिनेटली किसानों में थोड़ा सा तिलहन की तरफ रुझान बढ़ेगा। और गवर्नमेंट का मकसद भी यही है कि तिलहन और दलहन इन दोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो और हिंदुस्तान एक सेल्फ सफिशिएंट बने। जिस तरह से तिलहन में भी पीछे दौर गया है, इसमें तिलहन के दामों में एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, और जिसके कारण तेलों के दाम भी काफी, खाद्य तेलों के दाम भी काफी बढ़े। तो गवर्नमेंट का इसका एमएसपी बढ़ाने के पीछे मकसद यही है। हालांकि ये जो एमएसपी है, मुझे लगता है कि जो तिलहन में खास तौर पे है वो थोड़ी कम बढ़ी है। अगर ये थोड़ी और ज्यादा होती तो किसानों में थोड़ा और रुझान देखने को मिलता। अनुज जी, आपको क्या लग रहा है कितना फायदा किसानों को होगा और एग्री ओवरऑल एग्री कमोडिटी का क्या सेंटीमेंट बूस्ट होगा? क्योंकि सरकार जिस तरह से इनपुट कॉस्ट लगातार तेजी से बढ़े हैं, उसका फायदा किसानों को देना चाह रही है ताकि खेती को बढ़ावा मिले, लोग उत्पादन यहाँ पर बढ़ाए। खास करके तिलहन और दलहन, इन दो फसलों पर ज्यादा फोकस सरकार का लग रहा है। क्या लग रहा है इससे मार्केट पर कितना असर होगा आने वाले समय में? विष्णु जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, सरकार का जो मेन कदम है वो है तिलहन की तरफ, क्योंकि हमने भी देखा है कि तिलहन के जो प्राइसेस है वो काफ़ी स्काई रॉकेट होते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन रखने के लिए सरकार ने यहाँ पर एमएसपी बढ़ाया है कि जो भी आपकी तिलहन की फसल है उसको यहाँ पर एमएसपी बढ़ाकर, जिससे कि किसानों का मोरल बूस्ट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे करते हुए दिखाई दे। हालांकि हमने देखा है कि दलहन के अंदर भी एमएसपी बढ़ा है, मगर ऑलरेडी अगर हम देखें तो दलहन की तरफ हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर तिलहन में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो तिलहन को एग्रेस करने के लिए, किसानों को एग्रेसिव बनाने के लिए यहाँ पर जो एमएसपी बढ़ाया गया है, उसका असर हमें लगता है कि आने वाले समय पर रहेगा और जो किसान है वो ज़्यादा तिलहन की तरफ डाइवर्ट होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस बार हमने देखा है कि सभी एडिबल ऑयल्स में अच्छे खासे प्राइस किसानों को मिले हैं, मगर ये है कि जो प्रोडक्शन साइड है वो भी थोड़ी सी पीछे है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर, जिससे कि हम विदेशों पर या जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम डिपेंड ना रहें, भारत के अंदर ही जो प्रयुक्त मात्रा है वो यहाँ पर पैदावार होती हुई दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पे सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है। और इसका असर हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर अच्छी प्रोडक्शन होगी तो हम देखेंगे कि जो कमोडिटीज़ के भाव हैं वो थोड़े से नीचे नरम होते हुए दिखेंगे। मगर अगर प्रोडक्शन सही नहीं होता, कि जैसा मानसून की अगर हम देखें तो मानसून में अभी थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिख रहा है, मगर हो सकता है कि आने वाले 10 से 12 दिनों में अच्छी एक क्लियर पिक्चर आती हुई दिखाई दे। मगर तब तक हमें लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप रहेगा, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सर, कॉटन की एमएसपी भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, अलग अलग रेंज के हिसाब से इसे बढ़ाकर 6,080 से 6,380 कर दिया गया है। क्या लग रहा है कॉटन की कीमतों पर इसका क्या असर होगा? देखिए, अभी हमने देखा है कि 50,000 से नीचे भाव टूटकर करीबन 45,000 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो लास्ट ईयर जो कॉटन की प्रोडक्शन थी उसकी कमी की वजह से हमने एक यहाँ पर भावों को स्काई रॉकेट होते हुए देखा था। मगर एमएसपी बढ़ाने के बाद, क्योंकि इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि कॉटन का जो रकबा है वो 9 से 10% बढ़ सकता है। तो कहीं न कहीं जो पैदावार है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो किसानों को और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर एमएसपी बढ़ाया गया है, तो डेफिनिटली उनको एक बार अच्छे दाम तो मिल ही रहे हैं, मगर एमएसपी बढ़ने से और अच्छे दाम यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनिटली ये रहेगा कि जो किसान है वो कॉटन का जो पैदावार है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि जो प्राइस बढ़े हैं वो यहाँ पे कुछ कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे और किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही बातें रहेंगी, ये तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और किसानों को अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो हमें लगता है कि डायरेक्ट इसका जो इम्पैक्ट है वो कॉटन के प्रोडक्शन पर पड़ेगा और कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अनुज जी, अब एक और सवाल, हमारे कॉलर भी हैं, वो सरसों में जानना चाह रहा है कि जुलाई तक क्या लग रहा है, क्या तेजी या मंदी दिख रही है? एडिबल ऑयल पे खास करके सरकार का काफ़ी फोकस है। तिलहन के एमएसपी की बात करें तो सोयाबीन का एमएसपी 3900 से बढ़ाकर 4300 कर दिया गया है। 6015 से सूरजमुखी का एमएसपी बढ़ाकर 6400 कर दिया गया है। वहीं मूंगफली का एमएसपी 5550 से बढ़ाकर 5850 का। क्या लग रहा है सरसों के कीमतों पर इसका क्या असर होगा? और जुलाई तक ये जानना चाह रहा है, जुलाई तक क्या लग रहा है सरसों में, तेजी या मंदी? देखिए, इस बार सरसों की हमने फसल बम्पर होते हुए देखी थी और देखा था कि सरसों की फसल के अराइवल आने के बाद हमने सरसों के भावों में गिरावट देखी थी और अभी भी देखें तो थोड़े से डाउन ट्रेंड में ही भाव चलते हुए दिख रहे हैं। और एमएसपी बढ़ाने के बाद अगर देखें तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि भावों में थोड़ी बहुत नरमी और रहेगी, क्योंकि एमएसपी बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो क्योंकि ऑलरेडी इसकी फसल आ चुकी है, इसका जो इम्पैक्ट होगा सरसों पे वो अगली फसल पर आते हुए दिखाई देगा। मगर करंटली हम देखें तो सरसों की काफ़ी अच्छी फसल रही है और भारत के अंदर जो उपलब्धता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि अभी अगर हम खाली शॉर्ट टर्म की बात करें, क्योंकि जुलाई अगर हम देखें तो अगले महीने का ही है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि भावों में कुछ ज़्यादा तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर ये दिवाली तक का एक अनुमान देखना चाहते हैं तो हमें लगता है कि दिवाली के समय में भावों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो अगर ये शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो हमें लगता नहीं कि ऐसा कोई मेजर मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट हाँ, अगर ये दिवाली तक का व्यू जानना चाहते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे तेजी का रुख दिवाली तक देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ और एग्री से जुड़े हुए सवाल ले लेते हैं। पवन है हिसार से, ये जानना चाह रहे थे कि कॉटन केक में आगे क्या लग रहा है, क्या नए सीजन से पहले अपने हाई को कॉटन केक पार कर लेगा? या राजीव जी, आपका कॉटन केक पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए विश्वमोहन जी, कॉटन केक जो है ऑलरेडी एक अच्छी करेक्शन तो ले चुका है। डेफिनेटली हमने इसमें गिरावट आते हुए देखा और दाम जो है करीबन 3500 के स्तर से और जाके इनको जो सपोर्ट मिली है वो 2700 के स्तर के आसपास मिली है और दाम अब जो है 2700-2800 के दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दाम थोड़े से स्टेबल रहने चाहिए। अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2800 के स्तर के आसपास अगर बाजार आता है कॉटन केक का तो खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें 2760 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 2925 का एक मुझे लगता है कि एक इमीडिएट हर्डल है, वहां तक बाजार ऊपर में आ सकता है और अगर 2950 को ये क्रॉस कर जाता है तब बाजार फिर एक बार 3025 तक और जा सकता है। ओके, चलिए एक और एग्री से जुड़े हुए सवाल ही ले लेते हैं। अमित है बाराबंकी से, गेहूं में अगस्त तक क्या लग रहा है? अनुज जी, गेहूं हालांकि फ्यूचर्स में तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाजिर में क्या लग रहा है? में थोड़ी सी यहाँ पे तेजी लौटते हुए देखी, क्योंकि इस बार जो सरकार की प्रोक्योरमेंट है वो भी कम रही है और जो पैदावार है वो भी मौसम थोड़ा चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो भी कम रहा है। तो अगस्त और सितंबर में हमें लगता है कि गेहूं के बाजार में आपको तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि हम मान के चल रहे हैं कि 1 से या 2 रुपए तक आपको पर केजी का एक अपसाइड मोमेंटम गेहूं के बाजार में देखने को मिल सकता है। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। कई सारे सवाल नॉन एग्री मार्केट के भी हैं हमारे पास। ओम प्रकाश है भिलाई से, क्रूड इन्होंने खरीदा है 9200 रुपये के स्ट्राइक की कॉल खरीदी है, 400 रुपये में फ़ायदे में है। अब बिटकॉइन क्या लग रहा है? काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ जो आसपास के जो जितने भी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम दिख रहे हैं और एक लिक्विड काउंटर होता हुआ दिख रहा है ऑप्शंस का बाजार क्रूड का। क्या करना चाहिए इनको 9200 स्ट्राइक की कॉल में? देखिए, उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना तो ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल में जिस तरह से तेजी का है, लेकिन $122 के आसपास 120, 160, 80 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है और ये जो लेग है काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि देखिए आउटलुक पॉजिटिव हो दैट्स डिफरेंटली, लेकिन इमीडिएटली अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फिलहाल 120, 160, 122 बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मुझे नहीं लग रहा है कि वो ज्यादा वो सस्टेन करेगा, तो वहां से मार्केट एक बार डिप्स लाने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ से थोड़ा अगर जैसे कि अभी ये थोड़ा यहाँ पे अगर उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट लेके लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा क्रूड में डिस्पाइट भी बुलिश आज का मोमेंटम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिसेशन में या
डेटा आने के बाद, डीओ का डेटा आने के बाद शायद थोड़ा करेक्शन मार्केट में आ जाएगा। चलिए, अगले दर्शक है राजस्थान से। इनका कहना कि चांदी में आगे क्या लग रहा है, क्या तेजी वापस से लौटेगी क्या चांदी की? अनुज जी, क्या लग रहा है चांदी में? देखिए, चांदी अगर देखें तो कंटिन्यूसली काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रही है, ऊपर में 63,000 और नीचे में करीबन 61,000 के आसपास। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो नीचे में करीबन 2170 और ऊपर में करीबन 2220, ये एक रेंज काफी टाइट बनाई है। और यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि जब भी भाव नीचे की तरफ आते हैं तो खरीदारी देखने को मिलती है, और 63,000 के आसपास आते हैं तो बिकवाली देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो इसी रेंज में ये ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, अब वापस से हम खरीफ फसलों की बात कर रहे थे जिनमें एमएसपी में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सिराज हुसैन साहब जुड़ गए हैं, पूर्व एग्री सेक्रेटरी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कितना बड़ा कदम है और किसानों को क्या ग्राउंड पर फायदा होगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट भी इस साल काफी तेजी से बढ़े हैं अक्रॉस द विंग, जितने भी सेगमेंट है इनपुट कॉस्ट के, सब जगह इस बार तेज बढ़ोतरी हुई। तो क्या फायदा इस बार किसानों को हो पाएगा जो इस बार अच्छी बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है क्या बढ़ोतरी हुई है, मैंने देखा नहीं ना, आपने मुझे भेजा है जी। 15% तक की सर, 5 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है, और दलहन और तिलहन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है एमएसपी पे। नहीं, दलहन तिलहन में तो बहुत अच्छी बात है। पैडी में कितनी हुई है पहले ये बताइए। पैडी में सर 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। नहीं, परसेंटेज बताइए ना। परसेंटेज टर्म में सर 5 से 7% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है। हाँ, तो 7% अगर है तो अच्छा ही कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट 3 से 5% के बीच में कई सालों से पैडी का एमएसपी बढ़ा रही थी। तो अगर 7% है तो हम कहेंगे कि फिर भी रीजनेबल ही है। और अगर दलहन में 15% है, मैंने देखा नहीं है, मुझे नेट पे मिल भी नहीं रहा कि किस चीज में कितना बढ़ा है। 1940 से 1960 का पैडी था 2021-22 के लिए, इसे बढ़ाकर 2040 से 2060 रुपए कर दिया गया है। नहीं, परसेंटेज में ये 5 से 6% के आसपास सर एक बॉल पार्क फिगर है। 6% है तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम ही है, क्योंकि जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़े हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होने की संभावना है, फर्टिलाइजर के भी डीएपी वगैरह के दाम, हालांकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाई है लेकिन फिर भी कई फर्टिलाइजर्स जो सब्सिडी स्कीम के बाहर हैं उसके दाम बढ़ेंगे। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, और इसकी वजह से 7% अगर है तो हम कहेंगे कि रीजनेबल है। सर, तिलहन में करीब करीब 10% की बढ़ोतरी दिख रही है, जो 3,950 रुपए जो एमएसपी थी 2021-22 के लिए सोयाबीन की, उसे बढ़ाकर 4,300 कर दिया गया, यानी 10% ज़्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर दिख रही है। सूरजमुखी में करीब करीब 385 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, ये 5 से 6% है। और मूंगफली में भी करीब करीब 5 से 6% की बढ़ोतरी। क्या ये सही है तिलहन के लिए, और तिलहन उत्पादन इतने भर से काम चलेगा और किसान उत्पादन बढ़ाएंगे क्या? इस सोयाबीन में अगर 10% से ज्यादा का इंक्रीज है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि किसानों को ये परसुएट करना जरूरी है कि एडिबल ऑयल्स पे इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम हो। और पिछले साल भी सोयाबीन के अच्छे दाम किसानों को मिले हैं। जितना गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन का एस्टिमेट दिया था, शायद एक्चुअल प्रोडक्शन उससे कम था। सोपा ने उससे कम प्रोडक्शन एस्टिमेट किया है, और किसानों को अच्छे दाम मिले। तो अगर सोयाबीन में 10% की बढ़ोतरी हुई है तो ये मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छी खबर है, और इससे किसानों को परसुएट करने में मदद मिलेगी कि वो सोयाबीन करे। एक्चुअली इस साल देखिए वो ये रहा है कि सोयाबीन और कॉटन में किसानों को फैसला करना है, क्योंकि कॉटन में भी उनको अच्छे दाम मिले हैं और सोयाबीन में भी अच्छे दाम मिले हैं। तो अब ये किसानों को एक तरीके से दोनों का कंपैरेटिव एडवांटेज देखना है। मुझे नहीं पता कि कॉटन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये दोनों चीजों को किसान कंपेयर करके फैसला करें। कॉटन की सर जो 5,726 रुपए वाले जो मीडियम स्टेपल थी उसे बढ़ाकर 6,080 कर दिया गया है, तो करीब करीब यहाँ पर भी 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और सर अगर दलहन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, यहाँ पर भी 4 से 5% की बढ़ोतरी। क्या ये सही है दलहन की एमएसपी में बढ़ोतरी? देखिए, दलहन में इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी इंक्रीज पिछले कई सालों में दी है। अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो काफी सब्सटैंशियल इंक्रीज दलहन में दी है, और हो सकता है कि उसकी वजह से
बहुत ज्यादा इंक्रीज इस समय हमें दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन दलहन के जो रेट्स हैं, एमएसपी के रेट्स, वो काफी अट्रैक्टिव कहलाएंगे, एक्सेप्ट चना। और चना तो रबी क्रॉप है, जैसा कि आप जानते हैं। चने के रेट एमएसपी से नीचे गिरे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि चने पे जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई थी, फ्यूचर ट्रेडिंग पे, स्टॉक लिमिट्स वगैरह, उनको हटाया नहीं, जबकि उनको अभी तक हटा लेना चाहिए था। तो 5% की इंक्रीज हालांकि कम लगती है, लेकिन मैं कहूंगा अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो शायद इसका कुछ जस्टिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया सिराज हुसैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा समझाया कि कितना फ़ायदेमंद किसानों के लिए है। वाकई में जब ऐसे में जब ग्लोबल सिनेरियो ऐसा चेंज हो रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इनपुट कॉस्ट इतने तेज़ी से बढ़े हैं, उसके बाद ग्राउंड पर क्या रियलिटी इतनी सही है कि किसानों को इसका फ़ायदा वाकई मिल पाएगा या अभी भी उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। चलिए अब एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं, वो है शुगर सेक्टर को लेकर, और इस बार रिकॉर्ड चीनी उत्पादन का अनुमान है। इस पर बात करने के लिए इस्मा से हमारे साथ आदित्य झुंझुनवाला साहब जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इस बार के जो फिगर हैं, आप लोगों ने एस्टीमेट को बढ़ाकर 360 लाख टन कर दिया गया है, तो क्या इस उत्पादन में जो डायवर्जन है एथेनॉल के, उस डायवर्जन के बाद इतना उत्पादन होगा? जो हमने 360 का अनुमान जारी किया है, उसमें हमने 34 लाख टन का जो हमारा डायवर्जन है एथेनॉल को, उसका अकाउंट फॉर करने के बाद 360 लाख टन का प्रोडक्शन होगा इस बार चीनी का देश में। अब तक एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह के नंबर आए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और फिजिकली कितना एक्सपोर्ट अब तक हो चुका है शुगर का? जो हम लेटेस्ट नंबर आए हैं दिसंबर, अगर 31 मई की हम लोग रिपोर्ट लेते हैं तो 86 लाख टन, 86 लाख टन का ऑलरेडी फिजिकल एक्सपोर्ट हो चुका है देश से, और जो कॉन्ट्रैक्ट का अनुमान है वो अराउंड 95 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट का अनुमान है। क्या 100 लाख टन की जो लिमिट सरकार ने तय की है, आपको लग रहा है कि ये पूरा हो जाएगा? 100 लाख टन की चीनी की लिमिट कम है। हम लोग सरकार से आज हम यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को 110 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट मिनिमम करना पड़ेगा। जो हमारी चीनी मिले हैं उन्होंने 17 लाख टन का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसके रिपोर्ट हमने सरकार को जमा की हैं, जिसके अगेंस्ट में सरकार ने केवल 8 लाख टन के रिलीज ऑर्डर जारी किए हैं। ओके, तो क्या उम्मीद है सरकार क्या 100 लाख टन के ऊपर और कितना एक्स्ट्रा लिमिट दे सकती है? इसी की हम लोग सरकार को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जो पहले सरकार ने 350 लाख टन का अनुमान किया था वो अब बढ़ के, क्योंकि ऑलरेडी 356 टन का प्रोडक्शन हो चुका है और अभी भी 41 चीनी मिलें देश में चल रही हैं, जिससे कि हम लोग का अनुमान है कि 360 लाख टन प्रोडक्शन हो जाएगा। तो 60 लाख टन के अगर प्रोडक्शन की फिगर को लेते हैं तो हम लोग को 110 लाख टन मिनिमम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सर, अब इस साल देश में खपत का आपका ही अनुमान मैं देख रहा हूं कि 275 लाख टन चीनी खपत का अनुमान है, और 100 लाख टन ही मान के चले, मैं नीचे का ही फिगर मान के चलता हूं, अगर 100 लाख टन एक्सपोर्ट होता है और 360 आप लोग उत्पादन है, और ओपनिंग स्टॉक 82 लाख टन के आसपास है, ऐसे में क्लोजिंग स्टॉक क्या 60 to 70 लाख टन के आसपास इस बीच में रहेगा? क्या इतना 3 महीने के लिए पर्याप्त है? करेक्ट, क्योंकि जो आप देखेंगे जो हम लोग ये फिगर्स लेते हैं ये 1 अक्टूबर की लेते हैं, और अगर 1 अक्टूबर को हमारे पास 3 महीने की चीनी है और जो चीनी मिले हैं उनका सीजन 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटकों की मिल और उत्तर प्रदेश की मिलें 1 अक्टूबर से नई चीनी का प्रोडक्शन प्रारंभ कर देती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो अनुमान है कि 2 से ढाई महीना का प्रोडक्शन स्टॉक भी सरकार के लिए काफी कंफर्टेबल है। सर, अब एक सवाल आपसे होगा, आप लोग जो सैटेलाइट से इमेज लेते हैं और सोइंग को लेकर जो डेटा जारी होते हैं, ये कब तक जारी होगा? क्या शुरुआती कुछ रुझान मिल रहे हैं क्या शुगर केन को लेकर? इसका हम लोग का जो सैटेलाइट है, इसका जो समय है, क्योंकि अभी जो क्रॉप की करंट कंडीशन है उसको देखते हुए हम लोग फर्स्ट वीक जुलाई में सैटेलाइट मैपिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, तो सेकेंड वीक और थर्ड वीक जुलाई तक हमको एग्जैक्ट नंबर्स अगले साल के क्रॉप के आ जाते हैं। ओके, और सर अरियर्स को लेकर क्या स्थिति है, वहां से किस तरह से मिलों से रिपोर्ट मिल रहे हैं? जहां तक अरियर्स के भुगतान को लेकर लास्ट ईयर के मुकाबले में, क्योंकि सरकार की वजह से 100 लाख टन जो एक्सपोर्ट हुआ है और जो एथेनॉल में डाइवर्जन हुआ है, तो लास्ट ईयर से एरियर्स की पोजीशन मच बेटर है, चाहे वो आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। शुक्रिया झुंझुनवाला साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरे सारे सवालों का बहुत ही क्रिस्प जवाब दिया। इस वजह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे पूछ भी पाया। जल्द आपको दोबारा अगले हफ्ते फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, और जब आपके सोइंग की जो रिपोर्ट आएगी उस पर भी बात करेंगे। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका।
चलिए वापस से लौटते हैं, सवाल जवाब लेना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सवाल रह जाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। आलोक तिवारी हैं, क्रूड और नेचुरल गैस खरीदें या बेचें, क्या लग रहा है बिटवन जी? क्रूड ऑयल में तो मैं मान के चला कि थोड़ा पुल बैक में बेचेगा। 95-70 का अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो बेच के रखिएगा। 9200 तक मार्केट गिर सकता है कल तक। ओके, अगले दर्शक है अमित जैन है जयपुर से। कॉपर और चांदी में अनुज जी क्या लग रहा है? देखिए बेस मेटल में तो ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पे तो हमारा बाय रिकमेंड रहेगा, करीबन 790 के अराउंड बाय करें, 784 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 798 तक हो सकता है। वहीं जैसा कि गोल्ड सिल्वर में देखें तो मार्केट रेंज बाउंड है, तो अगर भाव नीचे सपोर्ट के आसपास मिलते हैं करीबन 61,800 के आसपास तो खरीदारी कर सकते हैं। 61,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, 62,700 का टारगेट ले सकते हैं। और अगर भाव 63,000 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो मार्केट रेंज में रहेगा तो रेंज के अंदर ट्रेडिंग का स्टेटस बना सकते हैं। ओके, इस्माइल हैं जयपुर से। चीन के रीओपनिंग का क्या मेटल को फायदा आगे मिलेगा? राजीव जी। देखिए विश्व चीन की रीओपनिंग का मार्केट में रिएक्शन आ चुका है। हमने कॉपर के दाम जो थे करीबन 750 से और 800 तक ऊपर जाते हुए देखे और अब बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्ट कर रहा है। और ऑलरेडी हम चीन का इम्पैक्ट देख चुके हैं, चीन की डिमांड देख चुके हैं। और दूसरी ओर जो सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड में भी थोड़ा कमी है जिसके कारण कॉपर को बेनिफिट मिला था। बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो जो 800 रुपये का स्तर है वो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है आने वाले समय के लिए। मैं बिल्कुल अनुज जी के साथ इसमें काफ़ी हद तक मेरी सोच मिलती है कि 800 रुपये के आसपास बाजार ऊपर में जा सकता है। बट हमें ऐसा लगता है कि 800 एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगी। 799 के आसपास इसमें बेच के चल सकते हैं 804 के स्टॉप लॉस से, और 790 का इसमें टारगेट रखना है। 790 फिर से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। ओके, राजीव जी छोटा जवाब दीजिएगा। तेजस है चांदी में, आज क्या करें? चांदी में मुझे आसपास खरीदारी लगती है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 61,200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 62,400 के टारगेट के लिए। 100 के टारगेट, 61,200 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा ले। स्वप्निल है औरंगाबाद से। बिटपन इन्होंने सिल्वर माइक्रो खरीदा हुआ है, लॉन्ग पोजीशन है अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के 63,200 में, क्या करें? सिल्वर में मुझे अभी फिलहाल के लिए रेंजिंग मार्केट दिख रहा है और मुझे ज्यादा दिख नहीं रख रहा है कि आज का इंट्राडे में कोई मार्केट मोमेंटम तेजी का है। और यहाँ पे अगर मैं मेन सिल्वर का बताता हूँ, उसका 61,600 का जो सपोर्ट है वो शायद टूट गया तो मार्केट में और 500-600 रुपये का गिरावट हो सकता है। ओके, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पे रहना रिस्की हो जाएगा। मेरे हिसाब से मार्केट शॉर्ट टर्म बन सकता है। ओके, शुक्रिया बिटपन आपका, अनुज जी आपका, राजीव जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।